हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका रिवीजन चल रहा है और हम इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज हम पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। तो एक एक टॉपिक डेली करेंगे, जितना भी आपका पीजीटी, जीडीटी और जीआईसी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। तो आज से स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डिस्क्रिप्शन अब आपके नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के बाद सीधा सीधा आंसर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और 1 महीने का समय है। अभी आपका 3 मई को जीआईसी का एग्ज़ाम है, तो अब समय नहीं है और उसके बाद टीजीटी पीजीटी का भी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं और एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे 500, 200, 100 है ना, अब सब में अलग अलग हैं, जैसे कि आप पहले ही कर चुके हो सारे टॉपिक। तो जितना भी होंगे वो एक बार में ही ख़त्म होंगे। ठीक है, तो इसमें आई थिंक शायद 222 या 225 के आसपास क्वेश्चन है, तो हम सारे के सारे आज के आज ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो जो लोग क्लास में नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये क्लास है आपकी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो क्लास ये डेफिनेटली आपके लिए ही है। और ये रिवीजन टाइप चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं। तो रिवीजन में मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं कराऊंगी, सीधे क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत फास्ट क्लास चलेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो सारा आपको मिल सके। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिडेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ? तो ये हुआ था कर्नल आउटरम की रिपोर्ट पर। ठीक है, तो कर्नल आउटरम ब्रिटिश रेजिडेंट थे, कर्नल आउटरम, इनकी रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा डार्विनिज्म इन हिस्ट्री नहीं लिखी गई है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री लिखी गई है, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल लिखी गई है, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट भी लिखी गई है। ठीक है, तो डार्विनिज्म इन हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है वो अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो है वो डार्विन और अल्फ्रेड रसेल ने मिलकर के इस बुक को लिखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? तो वो है वाम्पा पलासी राजा। वाम्पा पलासी राजा जो मालाबार के शासक थे, इन्होंने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका और डच तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ये घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये घोषणा कैनिंग के द्वारा की गई थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर 18वीं सदी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि निज़ाम ने अपनी निष्ठा मुगल बादशाह के प्रति दर्शाई और उसे लगातार नजराना देता रहा? बिल्कुल नहीं। स्थानीय हिंदू जमींदारों को निज़ाम के द्वारा दबाकर रखा जाता था और उन्हें नजराना देने के लिए बाध्य किया जाता था? ऐसा नहीं था। हैदराबाद राज्य के अर्ध स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता की और बदले में उन्हें निज़ाम को वार्षिक नजराना देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों का कालक्रमानुसार रखें। ठीक है, तो अब हमें संधियों को कालक्रमानुसार रखना है। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, ये हुई थी आपकी 1792 में। अगर बात करें लाहौर की संधि की, तो लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। बात करें वसई की संधि की, तो वसई की संधि 1802 में हुई थी। बात करें इलाहाबाद और कड़ा की संधि, तो ये हुई थी 1765 में। अब आप कालक्रमानुसार इनको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हुई थी इलाहाबाद और कड़ा की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, उसके बाद होती है आपकी वसई की संधि और फिर होती है आपकी लाहौर की संधि 1846 में।
ठीक है। तो इलाहाबाद कड़ा की संधि 1765, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, लाहौर की वसई की संधि 1802 में और लाहौर की संधि 1846 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य था, तो ना हड़पा जाने वाला राज्य था अवध, क्योंकि अवध को कुशासन के उससे किया था, मतलब वहाँ पे ये बोला गया था कि यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको ले लिया गया था, हड़प्पा नहीं किया था इसको। ठीक है। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क से। तो उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे, तो बिल्कुल थे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उसके परिवारों और धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ, तो ये भी सही है। तो आर ए की सही व्याख्या खाली नहीं है, बाकी सही दोनों कथन है। नेक्स्ट है ये भी आपका वक्तव्य है। कंपनी के द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था। यूरोप से महंगी धातुओं का अंतःप्रवाह 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी, तो ये मीरान ने की थी। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की जो हत्या है वो की थी मीरान ने। नेक्स्ट है किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था, तो पहली बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था मोहम्मद रजा खां को। डलहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा, तो ये किया था इसने 1849 में, यानी 1849 एडी में। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि नहीं होती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया के उच्चाधिकार के युद्ध का विस्तार था। ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है, द्वितीय मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि होती है और प्रथम सिख युद्ध में जो है वो लाहौर की संधि होती है। नेक्स्ट है सेंट थॉर्मे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था, तो डुप्लेक्स ने पराजित किया था। नेक्स्ट 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था, तो हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बंगाल के किस शासक ने कहा कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी, तो ये कहा था अलीवर्दी खान ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो जैतपुर का जो विलय होता है ये होता है 1849 में। अगर बात करें सतारा के विलय की तो ये सबसे पहले होता है 1848 में। झांसी का विलय होता है 1853 में और नागपुर का विलय होता है 1854 में। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट भारतीय निर्यातों के भावी खरीदार ब्रिटिश शासनकाल में लंदन स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड शर्टलिंग भुगतान करते थे, तो पाउंड शर्टलिंग जो भुगतान करते थे वो करते थे काउंसिल बिल। ठीक है, काउंसिल बिल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट व्यवगत का सिद्धांत किस राज्य पर 1852 में लागू किया गया, तो व्यवगत का सिद्धांत जो है वो उदयपुर में लागू किया गया था। 1690 में जॉर्ज चार्नॉग ने अंग्रेज कोठी की स्थापना कहाँ की थी, तो 1690 में जॉर्ज चार्नॉग ने अंग्रेज कोठी की स्थापना जो की थी वो सूतानदी में की थी। कहाँ की थी, सूतानदी में। ठीक है, सूतानदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष थे, तो द्वितीय अकाल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जेम्स लॉयल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से करेंगे। किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। 1510 में किसने बीजापुर से गोवा पर कब्जा कर लिया था, तो बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था अफोंसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है। किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था, कर्टाज प्रथा में। नेक्स्ट किसने केप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को द गामा ने। किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना पोर्टो नोवा में हैदर अली को पराजित किया था, आयरकूट में।
एक्ला चैपल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं थी? तो ये थी आपकी चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध जो है वो आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदल की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। ठीक है, तो चिलियावाला का जो युद्ध होता है वो आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पर और अनिर्णायक युद्ध था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किनके मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी? तो सुरजी अर्जन गांव की संधि अंग्रेज और सिंधिया के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर इलाहाबाद की संधि, मद्रास की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हमको पता है 1765 में हुई थी, यहाँ पे 1765 ये दिया हुआ है। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इलाहाबाद की संधि अभी हमने देखा 1765 में हुई थी, ना कि 1762 में। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, बक्सर 1764 में होता है। क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल 65 से 1767 के बीच में होता है। ठीक है, निम्न से किस किले को 1661 में पुर्तगाल के द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? तो बम्बई को दिया गया था। 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नांकित व्यक्तियों में से कौन था? तो ये था आपका बिशन राम आसोपा। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था? जेरल्ड एनिंगियर। 1806 में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ की थी? तो ये होलकर के साथ में। राज्य जिनका ब्रिटेन ने विलय किया और वर्ष की बात करें तो यहाँ पर सतारा जो है 1848 में आता है, नागपुर आता है 1854 में, झांसी आता है 1853 में और संबलपुर आता है 1849 में। नेक्स्ट, हड़प सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? तो अवध का नहीं किया गया था कुशासन के द्वारा। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही है? तो ये रही है कोचीन, आरंभिक राजधानी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878, तो ये आया था आपका चेम्सफोर्ड के टाइम पे। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 आया था कर्जन के समय पे। नहीं सॉरी, चेम्सफोर्ड वाला गलत हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका लिटन के टाइम पे। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 आया था कर्जन के टाइम पे। भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909 आया था आपका मिंटो में और रॉलेट अधिनियम 1919 में आए थे चेम्सफोर्ड। वही तो मैं सोचूं कि रॉलेट में चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी? तो माहे डच बस्ती नहीं थी, बालासोर थी, चिंसूरा थी और नेगापट्टनम थी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्ला चैपल संधि 1748 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ये है कि पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था, ये कथन असत्य है। बसिन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो बसिन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बिठाया था? तो कृष्णराज को बिठाया था। नेक्स्ट, सालाबाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो सालाबाई संधि के समय पे वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया? तो बंगाल का विभाजन रद्द किया था हॉर्डिंग ने। डेनमार्क में भारतीय व्यापार हेतु 1620 में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? तो तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया था। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम और मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? तो ये की थी कॉर्नवालिस ने। निम्न में से कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? तो सहायक संधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सत्य कथन नहीं है आपका कि देशी राजाओं ने अंग्रेज दूतों रेजिडेंसी को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी, ये सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट, दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था? तो गोवा हस्तगत किया था अल्बुकर्क ने बीजापुर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? तो ये था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। नेक्स्ट,
दलदली स्थल सूता नदी में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी? तो जॉब चार्नॉक ने रखी थी। निम्नलिखित में से मद्रास का वो कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? तो मैकार्टनी ने की थी, मैकार्टनी ने। पोर्टो नोवा में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो पोर्टो नोवा में हैदर अली पराजित हुए थे। एलिफेस्टन कहाँ गवर्नर था? तो एलिफेस्टन बम्बई का गवर्नर था। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? पुलिकट में किया था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए हुगली में अपना बेस आधार भूमि बनाया? तो ये बनाया था पुर्तगाली ने। अब बात करते हैं सूची 1 से सूची 2 को मिलाते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाली को हम मिला देंगे, ये सारे मिला हैं। पणजी 1510 में, डच मसूलीपट्टनम 1605 में, ब्रिटिशों ने मद्रास में 1639 में, फ्रांसीसी ने पौंडीचेरी में 1673 में। नेक्स्ट, किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था? तो 1687 में स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? हुगली थी। किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को किया जाता है। किसने कहा कि शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है, बनिपस्त बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से? टीपू सुल्तान ने। किसने 4 परिधीय न्यायालयों सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था? कॉर्नवालिस ने। 1739 में मराठों ने सॉल्सेट और बेसिन पर कब्जा किया था पुर्तगालियों से। कौन बंगाल का प्रथम नवाब था? मुर्शीद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय साहित्यकार होने के नाते साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था लिटन। वेलेजली ने किसको अपने दूत के रूप में ईरान के शाह दरबार में भेजा था? मेहंदी अली खां को। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? कोचीन में किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना कहाँ स्थित था? तो ये मसूलीपट्टनम में स्थित था। चलो अब यहाँ पे फिर से मिलाएंगे हम, ठीक है। तो झांसी का पता है 1853 हो गया, ठीक है। सतारा कब हुआ था? सतारा हुआ था आपका 1848 में, ठीक है। उदयपुर की बात करें तो 1852, ठीक है। और नागपुर 1854। नेक्स्ट, डलहौजी के काल में विलय की गई देशी रियासतों के विलय को काल क्रमानुसार सही क्रम में चुनिए। तो ये है सतारा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है जैतपुर यूपी, बघाट पंजाब और उदयपुर एमपी। ये सारे के सारे मिले हुए हैं। अधिकारी और विवरण। लाल सिंह जो थे वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब के प्रधानमंत्री यानी कि वजीर थे। और तेजा सिंह की बात करें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना के मुख्य कमांडर थे ये तेजा सिंह। ध्यान सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पूर्व पंजाब का प्रधानमंत्री और वजीर था। और मूलराज प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर था। सालाबाई की संधि 1782 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है साल्सेट और एलिफेंटा अंग्रेजों के पास रहे हैं। कार्तजेस क्या थे? तो कार्तजेस तो थे वो पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी किए गए आज्ञा पत्र थे। बंगाल का सूबेदार किसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1673 में चन्नगर में फैक्ट्री स्थापित की थी? शाइस्ता खान ने। बाद में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसे किसने अंजाम दिया? तो इसे मार्किस ऑफ रिपन ने अंजाम दिया था। किस व्यवस्था के द्वारा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठा था? तो यह है सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत। इस बहस का कभी अंत नहीं हुआ कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का विलक्षण विकास या गतिरोध था या उत्तरोत्तर गरीबी बढ़ी थी। इस बहस के अनिर्णित
चरित्र का क्या प्रमुख कारण है? तो ये है संबंधित गुणात्मक आंकड़े अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट, फ्रांसिस कैरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो 1667 में की थी। सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनी कार्यक्रमों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण लगाने वाले द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? 1876 में। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है? तो यारडूम संधि हुई है। यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध के फलस्वरूप भारत स्थित फ्रांसीसी और ब्रितानी बस्तियों के बीच भी खुली शत्रुता पैदा हो गई। दक्षिण में डुप्ले और बुसी की प्राप्तियों को 1760 से 61 में तहस नहस कर दिया गया। भारत में फ्रांसीसी परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन का प्रावधान किस संधि से हुआ है? तो ये हुआ है आपका पेरिस की संधि से। सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे? तो सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन थे बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार। अभिकथन कहता है कि 1715 से बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। तर्क कहता है कि वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। निम्न घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी 1792 में हुई थी। सूरत की संधि आपकी हुई थी 1775 में। सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में और वसई यानी कि बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। किसने भारत में बैप्टिस्टिक मशीनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? वेलेजली ने। कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ है? द्वितीय। डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? उपयुक्त सभी पर, मांडवी, कोलाबा और जालोर पे और सूरत पे भी। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो ब्लामफील्ड फुलर बना था। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया? तो रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ है? तो निजाम अली सबसे पहले सम्मिलित हुए थे। डुप्ले की अवज्ञा का ला बारदूना द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? तो ये आपका ला बारदूना ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के वचन दे दिया था, ये नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई संधियां निम्न संधियों को कालक्रमानुसार सजाएं। तो सालाबाई की संधि होती है आपकी 1782 में। वसई की संधि हमारी होती है 1802 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद और करा की संधि, ठीक है, ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटना को कालक्रम अनुसार, ठीक है। तो बंगाल में द्वैध शासन की जो समाप्ति होती है वो होती है 1772 में। एक सेकंड, गलत हो गया, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। तो ये होती है 1772 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। वॉन्डीवॉश का जो युद्ध होता है वो होता है 1760 में। अब आप कालक्रमानुसार देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों के द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सहायता से उत्तर का चयन, ठीक है। तो असाई की संधि 1803 में। लाहौर की संधि होती है 1846 में। राजापुर की संधि होती है 1804 में और हैदराबाद के निज़ाम के साथ जो सहायक संधि होती है वो 1798 में होती है, ठीक। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में हुई थी। नेक्स्ट, कालकोटरी ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? तो हॉलवेल ने बना दिया था सनसनीखेज। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? तो चार्ल्स आयर था। अभिकथन कहता है कि बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतया स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया और तर्क कहता है कि कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना शुरू कर दिया था।
तो ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट, 1661 में कौन मद्रास का गवर्नर था? तो 1661 में मद्रास का गवर्नर फॉक्सक्राफ्ट था। 1767 और 1769 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरेलस्ट। सूची 1 से सूची 2, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765। अगर बात करें मद्रास की संधि की 1769, पुरंदर की संधि 1776 में, मंगलौर की संधि 1784 में। ये सब कहाँ कब मिले, ठीक है। तो झांसी मिली थी 1853 में, संबलपुर मिल गया 1849 में, अवध मिल गया 1856 में और नागपुर मिल गया 1854 में। नेक्स्ट, उन राज्यों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए जिनका विलय डलहौजी ने लैप्स की नीति के अधीन किया था। तो सबसे पहले आ जाएगा सतारा 48 में, झांसी नहीं, उसके बाद आ जाएगा ये संबलपुर 49 में, उसके बाद आ जाएगा उदयपुर नहीं, उसके बाद आएगी नहीं, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद उदयपुर आएगा, फिर झांसी आएगी 53 में, ठीक है। नेक्स्ट, परमोच्च शक्ति और स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती थी राज रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। कथन कहता है कि भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी की अस्थिरता और असुरक्षा की कालावधि के रूप में देखा था। इस कालावधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के हाथ होने की वजह से हुआ और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निम्नलिखित भारतीय होने पर कब्जा करने को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये हो गया सिंध, सतारा, पंजाब, नागपुर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की चाह में टीपू के द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? तो उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को दक्षिण भारत से बाहर निकालने की धमकी दी, ये नहीं था। कर्नाटक में काउंट द लैली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो भारत तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना और कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया गया था, ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और मॉरिक्विस ऑफ वेलेजली के द्वारा। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। फ्रांसिस डे। अभिकथन कहता है कि अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किस वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया? प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया था। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही हैं, वाक्य भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो हुगली नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच व्यापारी प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया था। कारण है कि अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे। तो ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस जुड़े हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपी कौन थे? पुर्तगाली थे सबसे पहले आने वाले यूरोपी। अंग्रेजों के द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार किसका था? पुर्तगाली का था। ब्लैक होल की दुर्घटना कब घटित हुई थी? 20 जून 1756 को। किस क्रम में यूरोपी लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? डलहौजी के समय पे बिछाई गई थी। सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया। कारण था कि वो हिंदुओं की सहायता प्राप्त ना कर सका। तो ये सही है, आर गलत है।
वास्को 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था? टीपू सुल्तान। बाद में पुर्तगाली व्यापार जो हुआ था ये हुआ था आपका 1503 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1600 में आई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई आपकी 1664 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1602 में। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो वो था मीर जाफर। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी तो 17 मई 1498 में। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दुगना भत्ता दिया गया था? मीर जाफर के द्वारा। पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? मार्टिन के द्वारा। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। वो यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत में व्यापार आरंभ किया था? पुर्तगाल। बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? मद्रास में थी। किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों का या पठानों का दमन किया था? तो हेस्टिंग ने किया था। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था तो वो था वॉटसन। बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वो था शुजाउद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? वॉरेन हेस्टिंग को। एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वो थी सालाबाई की संधि। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था? 2 जनवरी 1757 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? 1632 में। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, वेलेजली का ये कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था 1717 में। मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? डच संयुक्त कंपनी की। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था 1498 में। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? 1772 में। निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो प्लासी का युद्ध, वाणिवश का युद्ध और बक्सर का युद्ध। 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था क्लाइव ने। कालकोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ पे घटी थी? कलकत्ता में घटी थी। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। बम्बई दहेज में किसे मिला था? तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। कर्नाटक युद्ध हुए थे तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। बाद में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण था टीपू के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। 1717 के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली थी? तो ये 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया था। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की थी चार्ल्स मेडकॉफ के साथ। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पौंडीचेरी की नींव डाली थी? तो फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी की नींव डाली थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कालकोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? तो अंग्रेजों को बंदी बनाए जाने से संबंधित है। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस के द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना किसने करी है? जेम्स मिल ने करी थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो निजाम अली हुआ था। सेरिंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश और किस अन्य शक्ति के बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान के बीच में। कौन सही सुमेलित है? वेलेजली चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही सुमेलित है।
1756 में कलकत्ता पर पुनर्धिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? तो वॉटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई है, तो ये सूरत में की गई है। सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहां का गवर्नर कौन था? ड्रेक था। निम्नलिखित में से किसने फर्रुखियर के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मानवाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया है? ओमर्स ने। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच में की गई थी? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के समय पे। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की है? तो 1765 में। डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई थी, तो ये सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई थी ये वाली, कहाँ गई? अवध का अधिग्रहण। 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की थी महादजी सिंधिया ने। कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था? तो शुजाउद्दौला राजी हो गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए, किसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो लाल सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने। जॉन सोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो अहस्तक्षेप के रूप में जानी जाती है। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो इलाहाबाद की संधि क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने निष्पादित की थी। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? तो प्लासी का युद्ध नवाब के तोपखानों के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के प्रारंभ में हुई थी, ये सही नहीं है। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार कौन था? तो ये था विलियम जोन्स। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौतों में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? फतेह हैदर। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये कॉर्नवालिस, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सही सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य लड़ा गया? 1775 और 1782 के मध्य। बंगाल के नाम सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव के द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शरीक थे? तो ये मीर जाफर और अमीचंद शरीक थे। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। तो अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि और बेसिन की संधि। तो पहले हुई थी बेसिन की संधि, उसके बाद होती है देवगांव की संधि, फिर अर्जुन गांव की संधि। नेक्स्ट, घटनाओं को सही क्रम, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति होती है। तो देखो, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ठीक। वांडीबाइस का युद्ध होता है 1760 में। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। और बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति होती है 72 में, ठीक। चलो, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति थे, मीर जाफर और रायदुर्लभ। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एलन बैरो था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं, व्यापार। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने ये कहा कि 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? के.एम. पडिक्कर ने। कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? तो ये है, युद्ध के हर जाने के रूप में शुजाउद्दौला के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ, ये गलत है। कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध था जॉन लॉरेंस से। जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो ये किया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार था? वॉरेन हेस्टिंग। नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध में। बाद में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री को प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई है? तो 1700 में अस्तित्व में आई थी। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था? तो ये था मेजर हेक्टर मुनरो।
रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ, तो रिपन के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो सिराजुद्दौला के काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? तो फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। प्रथम बार किसने स्वीकार किया कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? तो ये था उपयुक्त में से कोई नहीं। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? अलीनगर की संधि पर फरवरी 1757 में हस्ताक्षर हुए। राणा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये किया था शाहसूजा से। 1831 एडी बालाकोट का युद्ध निम्न सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, ये राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद रायबरेली के मध्य में लड़ा गया था। मॉन्टीवॉश का युद्ध 1760 में लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य में। किस संधि के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? इलाहाबाद की संधि से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था। किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसिन की संधि की थी? बाजीराव द्वितीय ने। 1782 में मराठों के द्वारा अंग्रेजों के साथ सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? सिंधिया के आग्रह पर। किस मराठा राज ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की है? होलकर ने। मुगल सूबेदार ने 1798 में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी, यह है अजीमुशान को। सालाबाई की संधि किस तिथि पर संपन्न हुई है? तो 17 मई 1782 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था, ये दिया गया था 1717 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? मैंगलोर की संधि से। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपकी आज की क्लास पसंद आई होगी। बहुत फास्ट कराई है मैंने क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे और धीरे धीरे करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी। पसंद आई हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर किया करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और उसके भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है इसलिए थोड़ा फास्ट कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।